नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत की राजनीति ऐसा लगता है कि एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां से कोई यू टर्न नहीं है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की संसद में जा सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं और उन्हें खुशी होती है कि अमेरिका की सांसदों ने उनको इनवाइट किया और खुशी खुशी वहां गए। लेकिन शायद उनको अपनी संसद में बोलने में लज्जा आती है। शायद उनको लगता होगा कि अमेरिकी संसद बहुत उच्च दर्जे की है और वहां पे मैं बोल सकता हूं, और यहां पर शायद असभ्य लोग बैठते हैं जिनके पास कोई कल्चर या संस्कार नाम की चीज नहीं है, तो यहां पर क्या बैठना और यहां पर क्या बोलना। संसद शुरू होने वाली हो और उससे 10 मिनट पहले आप बाहर खड़े होकर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें तो राजनीतिक अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, अब जिस ढंग से पूरी की पूरी बीजेपी इस अक्षम और डरे हुए प्रधानमंत्री को बचाना चाहती है, वो अपने आप में एक हैरानी का विषय है। पूरी की पूरी मैं कहता हूं कि बीजेपी ऐसे बचा रही है जैसे कोई मां अपने छोटे बच्चे को शायद किसी एक बहुत डर से या किसी और चीज से बचाती है। बिल्कुल कुछ वैसा ही हो रहा है कि जैसे उसको ना समझ है, उसको किस चीज की समझ नहीं है, तो जैसे मां एक बचाती है अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को, कुछ ऐसी पूरी बीजेपी इस टाइम शील्ड कर रही है मोदी जी को कि उनको बोलना ना पड़े। हालांकि खड़गे साहब ने तो कल कह भी दिया कि अगर आपसे नहीं बोला जाता है, अगर आपको बोलना नहीं आता है, तो आप 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगा लीजिए, तब देख के बोल लीजिएगा। लेकिन शायद भारत के संसद में आना उन्हें अपमानजनक लगता है। अब वो समझते हैं कि भारतीय संसद में बैठना ही एक किस्म से राजा का काम नहीं है और मैं वहां पर नहीं बैठ सकता हूं। दूसरी बात, जो अभी उनका आज स्टेटमेंट आया जब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से और इंडियन मुजाहिदीन से की है। अभी ये खबर है, यानी कि वो कहते हैं कि इंडिया नाम तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है और ईस्ट इंडिया कंपनी में है। इसके 2 इंप्लाइड मीनिंग है जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया शुरुआती तर्जुमा करके। वो ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष इंडिया नाम लगा रहा है, लेकिन ये इंडियन मुजाहिदीन है, ये आतंकवादी हैं सारे के सारे। ही इज डबिंग देम एज इक्वलेंट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया। नंबर 2, ही सेइंग ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लुटेरों के रूप में देखा जाता है, तो ही इज ट्राइंग टू डब द एंटायर विपक्ष इंडिया एज लूटर्स एंड रॉबर्स। क्या संज्ञा दी है इस प्रधानमंत्री ने अपने विपक्ष को कि ये लूटर्स एंड रॉबर्स हैं और ये आतंकवादी हैं। ये इंप्लाइड मीनिंग जो मुझे समझ में आता है अपनी छोटी सी बुद्धि से, यानी कि इस पीएम को पूरी बीजेपी बचाने में लगी है, इसको शील्ड करना है। ये सामने नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट नहीं देगा, हम स्टेटमेंट देंगे। हो सकता है शायद वो भारत के प्रधानमंत्री ना हो सकता है उन्होंने फैसला किया हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अगली बार 2024 में लड़ेंगे और भारतीय संसद उनके पद के अनुरूप नहीं है और वो वहां जाकर बात नहीं करेंगे। इससे बड़ी लज्जाजनक बात भारतीय लोकतंत्र की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमृतकाल में क्या हो सकती है कि जिसमें हलाहल स्वयं प्रधानमंत्री घोल रहे हैं और देश जब मणिपुर में जल रहा हो। मैं समझता हूं अब भारत के लिए एक निर्णायक घड़ी सामने है और उन्हें फैसला करना होगा भारत के लोगों को कि देश बचाना है या नहीं बचाना है। क्या देशवासी या विपक्ष, ये लोग सारे आतंकवादी हैं, इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं? आपने बात तो कर दी प्रधानमंत्री जी, लेकिन बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। मेरे साथ आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए 4 वरिष्ठ विद्वान मौजूद हैं। सुनील शुक्ला जी, विवेक देशपांडे जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, अनिल सिन्हा जी, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पहली टिप्पणी विवेक साहब आपसे लूंगा मैं। मुझे लगता है कि राजनीति से जो संकेत निकल रहे हैं बहुत खतरनाक हैं। ये खतरनाक संकेत हैं, ये डेंजरस हैं। ये भारत की राजनीति को शायद मुझे लगता है कि एक पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र की दिशा में लेकर जा रहे हैं। विवेक जी। हाँ दिनेश जी, ये संकेत आज तो नहीं मिले, ये तो 2014 से या फिर 2002 से ही मिल रहे थे। इसे 2002 और 2014 में फ़र्क ये है कि 2002 में ये तय नहीं था कि यही व्यक्ति आगे जाकर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2014 से पहले मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में शायद ये पहले ही बता दिया था कि नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर विल प्रूव टू बी ए डिजास्टर फॉर इंडिया। इतने शब्दों में उन्होंने कह दिया था
और उनके शब्द सही निकले। 2014 में कई लोग ऐसे थे जो मानते थे कि शायद नरेंद्र मोदी आएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ अलग होगा, डेवलपमेंट होगा। हिंदुत्व के बारे में तो कुछ ज़्यादा गारंटी की बात नहीं थी कि ये हिंदुत्व चलाएंगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो हिंदुत्व वाला ही था और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, एक विट्रियोलिक हिंदुत्व का उनका रिकॉर्ड था। लेकिन लोग ये भी समझ रहे थे, ये भी शायद लोगों को लग रहा था कि जिस चीज़ की वजह से मोदी जी का नाम खराब हुआ है, अब शायद वो उनको सत्ता में आने का मौका मिले तो शायद वो उसमें कुछ सुधार करें, मतलब अपनी अपनी इमेज को सुधारने की का ये मौका उनको होगा और वो अच्छा काम करेंगे। इस तरह का एक आशावादी चित्र उनके बारे में सिर्फ उनके समर्थकों के बीच में नहीं था। ये बहुत ऐसे लोग जो बीजेपी को न मानने वाले हो, आरएसएस के खिलाफ बात करने वाले लोग, उनको भी ऐसा लग रहा था। दरअसल एक्चुअली ये जो अपने कैरावान ने तो एक स्टोरी की थी 1-2 साल पहले, जिसमें इंडियाज इंटेलेक्चुअल्स हु लव्ड मोदी, ऐसा एक स्टोरी की थी। उसमें प्रताप भानु मेहता जैसे लोगों का भी नाम था। ये कैसे इन लोगों ने उस समय नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छी बातें कही थी 2014 में। तो मैं भी उनमें से एक था। मुझे भी ये लगता था कि 2014 में ये आने के बाद इनको अभी मौका है, ये सुधर जाएंगे और ये अच्छा कुछ काम करेंगे। तो लेकिन 2-3 महीने के बाद ही, आने के 2-3 महीने के बाद ही ये बात शुरू हुई। ये समझ में आने लगा कि ये शायद जो हम समझते थे उस तरह से इनका कंडक्ट नहीं है। क्योंकि मुझे याद है वो घर वापसी वाला एक 2-3 महीने के बाद ही घर वापसी वाली बात शुरू हुई थी और फिर वो रामज़ादा हरामज़ादा वाली बात भी उसी समय शुरू हुई थी और मोदी जी उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे थे। उस समय भी कई लोगों को ये लगा कि शायद मोदी जी अपना वक्त लेंगे और इन लोगों को वक्त रहते ही बराबर ठीक कर देंगे, क्योंकि उनके गवर्नेंस के बीच में अगर ये लोग आएंगे, उनके प्रोग्राम के बीच में आएंगे तो लोग इन लोगों को भी वो ठिकाने लगाएंगे। ऐसा उस समय भी कई लोगों को आशा जो बनी रही थी। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ऐसा नहीं है, ये तो मोदी जी के कहने पर ही सब हो रहा है। उनकी शय है इन लोगों को, उनका साथ है पूरी तरह से। तो ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है। तो ये आज जो उन्होंने कहा है वो कोई पहला इंडिकेशन नहीं है। ये 2014 से ही इसके पूरे इंडिकेशंस मिलते आ रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक गवर्नेंस का मॉडल एक लेकर आए हैं। ये 7-8 साल पहले से ही हमको पता है। तो आज जो कह रहे हैं वो उस सीरीज में कंटिन्यूटी है। अब आप इसका जवाब तो मेरे ख्याल से पहले ही उनको मिल गया है कि अगर आपने खेलो इंडिया नाम दिया है, स्किल इंडिया नाम दिया है, तो फिर ये तो आपको भी लागू पड़ता है। भाई अगर इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, तो फिर आपके खेलो इंडिया और ये स्किल इंडिया, तरह तरह के जो इंडिया नाम दिए हैं आपने, वो कैसे दिए हैं? अगर आपको इंडिया इस नाम से परहेज है, इंडिया इस नाम से आपको नफरत है, तो आपने अपनी स्कीम्स को इंडिया का नाम क्यों दिया है? ये सवाल तो कांग्रेस की तरफ से पहले ही पूछा गया है। तो उनकी बातों में तर्क तो लेकिन कभी सर खुलता ही नहीं है। विपक्ष को सर इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से जी, कंपेयर किया, कोई अच्छे नाम से कंपेयर नहीं किया है। ये नहीं तो वो प्रतिशोध है सर, अंदर उबलता हुआ ये प्रतिशोध है। ये मुझे तो लगता ये है ये आज की बात भारत नहीं के लिए है। अच्छा नहीं है सर ये। भैया वो पहले दिन से कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त क्यों करना है भारत को? क्योंकि कांग्रेस इज एन एविल। ये तो पहले से तय है संघ परिवार का। कांग्रेस जो है वो एक इविल फोर्स है, उसको खत्म करना है। तो ये आज आज कोई वो कांग्रेस के प्रति या फिर अपोजिशन के प्रति इस तरह की बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, उसी समय आपने बता दिया है कि कांग्रेस ये एक इविल है, एक दुष्ट शक्ति है, उसको नष्ट करना है। ये आपने पहले से बता दिया है। तो आज सिर्फ उसको अलग अलग शब्दों में वो ढाल रहे हैं। आप उनको एक जो भी अपोजिशन ने अपने अलायंस को नाम दिया है, उसको कुछ रिस्पॉन्स उनको देना था, तो इस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये कितना लोग पसंद करते हैं ये मुझे पता नहीं। मुझे नहीं लगता ये लोग पसंद करेंगे और शायद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, आपने बहुत अच्छा ये एक कंपैरिजन खड़ा किया है कि अगर आप अमेरिकन पार्लियामेंट में बहुत राजी खुशी जाते हैं, बहुत उसका एक सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पर आप गलत उच्चारणों के साथ जो भी आप बहुत लंबा चौड़ा बिना वजह इतना लंबा चौड़ा भाषण 1 घंटे का देते हैं, लोग इसमें बोर हो जाते हैं।
और वो जिस तरह से उनका इंग्लिश का डिक्शन है, मुझे बिल्कुल इस बात की खातिरी है कि वो अमेरिकन जो पार्लियामेंट है, वहाँ बैठे हुए लोग बहुत ज़बरदस्त बोर हो चुके होंगे। 1 घंटा कोई भाषण करता है क्या आज के ज़माने में? भई 20-25 मिनट से ज़्यादा किसी ने बात नहीं करनी चाहिए। 20 बहुत हो गया 30 मिनट, 35 मिनट। 1 घंटा आप अपने धीरे-धीरे भाषण कर रहे हैं, उसमें गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर जो तालियाँ बजती है, वो तो एक वहाँ का डेकोरम है, वो लोग पालते हैं, वो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को बहुत पसंद आया। तो 1 घंटे का लंबा भाषण आप वहाँ कर सकते हैं और यहाँ आप 10 मिनट बैठ के स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इंडियन पार्लियामेंट से आपको अमेरिकन पार्लियामेंट ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि वहाँ पर तालियों के गूंज में आपका स्वागत होता है, वहाँ पर आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये आपको पता है। इस पार्लियामेंट में आपको लोग सवाल पूछेंगे और आपको सवाल का जवाब देना, ये तो आपके कल्चर में है नहीं। मैं जवाबदेही मेरी कोई है बनती ही नहीं है, मैं तो राजा हूँ इस देश का। अब पार्लियामेंट किस लिए बनाया? फिर आपने हज़ारों करोड़ खर्च किए, नया नया पार्लियामेंट क्यों बनाया? अगर पार्लियामेंट में आपको बैठना ही नहीं है और पार्लियामेंट में आपको डिस्कशन करना ही नहीं है और आप उसको मंदिर कहते हैं, ये कहते हो सब। मंदिर कहते हो तो फिर मंदिर में बैठिए ना, ज़रा पूजा तो करिए, ज़रा ध्यान लगाइए मंदिर में। तो वो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। इसका एक नहीं कई बार प्रमाण मिला है, जब उन्होंने ये कहा कि एक अकेला काफ़ी है। पार्लियामेंट में खड़े रह के वो छाती ठोक के कह रहे थे। तो उनके पीछे जो बैठे उनके सारे 302 लोग थे। दफा 302 का आंकड़ा जो है वो पता नहीं कैसे फिट होता है, उनके अलावा बाकी जो बचते हैं 302। तो ये जो 302 लोग हैं वो उनको भी नहीं समझते अपना, उनको भी नहीं मानते। तो फिर अपोजिशन को क्या मानेंगे? वो तो बोल रहे कि मैं अकेला काफी हूँ, मुझे वो 302 लोग हैं किसी काम की नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। तो ये जो उनका एटीट्यूड है, ये मैं बहुत कोई तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हूँ और मुझे सवाल पूछने का किसी को अधिकार नहीं है और मैं किसी के सवाल का जवाब देही नहीं हूँ। ये एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड के चलते वो इस तरह की बात करते हैं और इसी में और अपोजिशन के बारे में जो कंटेम्प्ट है, वो उन्होंने इस जो भी उन्होंने आज बयान दिया है उससे ज़ाहिर किया है। एक पहली बार नहीं, जी, जी, इससे पहले भी कई बार किया है, आज भी किया है। जी। अखिल स्वामी जी, आपके पास